जब हम हेडलाइंस देखते हैं तो चीन एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नजर आता है। लेकिन इस चमकदार छवि के पीछे चीन अंदरूनी तौर पर एक गहरी मुश्किल का सामना कर रहा है। चीन में लाखों अपार्टमेंट खाली पड़े हैं और कोई उनके लिए खरीदार नहीं है। पूरे के पूरे शहर लोगों के लिए बनाए गए, लेकिन लोग वहां कभी आए ही नहीं। और चीन में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भारी भरकम लोन लेकर अपने घरों की पूरी कीमतें चुका दी, लेकिन उन्हें अपना घर कभी मिला ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बाजार चीन अब टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक हाउसिंग संकट नहीं है, इसमें चीन के भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत भी मौजूद है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि क्यों चीनी सरकार और चीनी सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया इस प्रॉपर्टी मार्केट के भविष्य को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित है। देखिए, वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2020 के बीच में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉपर्टी सेक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। एक समय ऐसा भी था जब चाइना की जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा प्रॉपर्टी मार्केट से आता था। वहीं साथ में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस सेक्टर ने कॉमन लोगों को प्रोवाइड की है और लोकल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा भी इस सेक्टर से आता था और उस हिस्से को लोकल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती थी, जिसकी वजह से जीडीपी और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होता था। वहीं साथ में कई कस्टमर ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ के सेविंग को इस सेक्टर में लगा दिया। कस्टमर से लेकर डेवलपर्स तक, जीडीपी से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक और साथ में क्रेडिटर्स, ये सारे लोग जब यह संकट गहराता है तो इस संकट में सभी के सभी लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में चाइनीज गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर के काफी कंसर्न दिखा रही है। अब ये भी समझ लेते हैं कि क्यों पूरी दुनिया के देश इस संकट से इतने ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। चाइना पूरी दुनिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत ही बड़ा फोर्स है। अगर पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट को देखें तो उसमें चाइना का हिस्सा लगभग 20% है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया वैसे ही कई तरह की समस्याओं से निकल रही है, जिसमें कई तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे ईरान और यूक्रेन की वॉर, साथ में इंटरेस्ट रेट के इश्यूज और मैसिव पब्लिक डेट, ये कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जो पहले से ही दुनिया को परेशान कर रहे हैं। अब अगर चाइना का संकट और ज्यादा गहराता है तो ये संकट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि इस समस्या की शुरुआत असल में चीनी सरकार ने ही की थी। वर्ष 1978 के पहले चाइना एक बहुत ही गरीब देश था और वर्ष 1978 में ही चाइना में डेंग जियाओपिंग की लीडरशिप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू होते हैं और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद चाइना में बहुत तेजी से तरक्की होने लगती है और चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू हो जाता है। हजारों लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं अपने परिवारों के साथ नौकरी की तलाश में, और जब वो शहर पहुंचते हैं तो उन्हें नौकरी मिलती है, वो कमाने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति कमाने लगता है तो उसे किस चीज की आवश्यकता होगी? सिंपल सा जवाब है, उसे घरों की आवश्यकता होगी। अब एक आम आदमी को यहां लगेगा कि बस लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया, पर नहीं, कहानी उतनी सिंपल है नहीं जितनी की दिखाई देती है। चाइना में लैंड ऑनरशिप अलग तरह की होती है। जैसे कि भारत में लैंड ऑनरशिप में एक इंडिविजुअल या कोई फैमिली उस जमीन का मालिकाना हक अपने पास रख सकती है, उसे खरीद और बेच सकती है। परंतु चाइना में सोशलिस्टिक सिस्टम होता है, वहां पर जमीन की ऑनरशिप सरकार के ही पास होती है। वर्ष 1998 के पहले चाइना में वेलफेयर हाउसिंग सिस्टम सरकार के द्वारा चलाया जाता था। इस हाउसिंग सिस्टम के तहत शहरों में रहने वाले लोगों को घर सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते थे। ये घर काफी सस्ते होते थे और कई बार तो कई लोगों को फ्री में भी ये घर दे दिए जाते थे। और फिर आता है वर्ष 1998। यहां एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, जिसके बाद चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट, जो कि वेलफेयर हाउसिंग सिस्टम पर आधारित मार्केट था, अब बदलकर दुनिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी मार्केट में बदल जाता है। वर्ष 1998 में सरकार वेलफेयर हाउसिंग सिस्टम को खत्म कर देती है और अब यहां से हजारों लोगों को अपने घरों की व्यवस्था स्वयं ही करना थी। परंतु इसमें एक छोटी सी समस्या भी थी। सरकार ने मालिकाना हक जमीन का अपने पास ही रखा, परंतु आम लोगों को लैंड यूज राइट बेच दिया। कहने का मतलब यह है कि लोग सरकार से जमीन को इस्तेमाल करने का अधिकार खरीद सकते थे। हालांकि आम लोगों को यह अधिकार दिया गया कि वो लैंड यूज राइट को किसी और व्यक्ति से खरीद या किसी और व्यक्ति को
बेच भी सकते हैं। और ये चाइना में एक नया मॉडल बन गया जिसके तहत लोग लैंड यूज के राइट को खरीद और बेच रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा मेजर टर्न था जिसकी वजह से चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आता है और आगे चलकर यही बूम एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां से पिक्चर में प्रॉपर्टी डेवलपर्स की एंट्री होती है जो कंपटीशन और रेवेन्यू के लिए हर हद पार कर देते हैं। आगे चलकर एवरग्रांड जैसी ऑर्गेनाइजेशन इसका एक प्रमुख उदाहरण बनती है। सामान्य रूप में कहें तो डेवलपर्स वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट करने के बाद उन्हें कस्टमर को सेल कर दिया करती थी। अब हम चाइना में डेवलपर्स किस तरीके से काम कर रहे थे उसको भी समझ लेते हैं। जो डेवलपर्स थे वो चाइना की लोकल गवर्नमेंट से सबसे पहले लैंड यूज राइट को खरीद लेते थे। उसके बाद वो प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करते थे, उस पर कंस्ट्रक्शन करते थे और उसके बाद में ये लैंड यूज के राइट कस्टमर को बेच दिया करते थे और कस्टमर से इसके बदले में वो पेमेंट ले लिया करते थे। पहली नजर में जब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम दिखाई देता है और काफी एफिशिएंट था और शुरुआती समय में इसने बहुत अच्छे से काम भी किया। और इस सिस्टम की वजह से कई नए शहरों का बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ जिसमें कि शेंझेन, शंघाई और बीजिंग शामिल थे। प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी और इस ग्रोथ में कोई भी पीछे नहीं था। जो भी लोग उस समय थे वहां पर उन्होंने इस ग्रोथ का काफी फायदा उठाया। चाहे हम कस्टमर की बात करें, कस्टमर ने काफी इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने रहने के लिए किया और वहीं कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके इसमें स्पेक्यूलेशन भी की। डेवलपर्स ने इससे अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। वहीं क्रेडिटर्स भी पीछे नहीं थे, उन्होंने कस्टमर्स और डेवलपर्स दोनों को अच्छा खासा क्रेडिट दिया जिसकी वजह से मार्केट में और भी तेजी आई। वहीं साथ में गवर्नमेंट भी पीछे नहीं थी। लोकल गवर्नमेंट ने लैंड सेल के राइट सेल करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाया और इस रेवेन्यू को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। पर आगे चल करके डेवलपर्स इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक लूप होल ढूंढ लेते हैं और उस लूप होल का इस्तेमाल करके वो आगे जाकर बहुत सारा बेनिफिट कमाते हैं। आगे हम इन खामियों पर भी चर्चा करेंगे, पर पहले हम प्रॉपर्टी मार्केट का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ उसे समझ लेते हैं। वर्ष 2003 से 2013 के बीच में प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत तेजी दिखाई देती है चाइना में और यहां पर प्रॉपर्टी मार्केट लगभग 20% की सालाना दर से बढ़ता है। और वर्ष 1998 में जहां जीडीपी में इसका योगदान 4% था, वर्ष 2010 आते आते इसका योगदान जीडीपी में लगभग 15% हो जाता है। लोकल गवर्नमेंट इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, लैंड यूज राइट बेच करके वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं। और साथ में अर्बनाइजेशन क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लाखों लोग शहरों में आकर के बस रहे थे, इसकी वजह से इसमें लगातार वृद्धि होती चली जाती है। इसके बाद का जो समय है 2014 से 2019 का माना जा सकता है। इसे एक पीक पीरियड माना जा सकता है जहां पे मार्केट अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा था। इस बात का इंडिकेशन इस बात से लगाया जा सकता है कि शी जिनपिंग ने 2016 में ये इंडिकेट किया था कि प्रॉपर्टी रहने के लिए है, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं है। यहां से पहली बार एक इंडिकेशन मिलता है कि प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। वहीं साथ में अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो एक इसका पीक था वो वर्ष 2018 के आसपास दिखाई देता है। इस वक्त जीडीपी में प्रॉपर्टी मार्केट का हिस्सा लगभग 25 से 30% के आसपास था। वर्ष 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो चाइनीज हाउस होल्ड थे उनकी सेविंग का लगभग 60 से 70% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मार्केट में था। इस तरीके से देखा जाए तो इस समय तक चाइनीज हाउस होल्ड के लिए प्रॉपर्टी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट असेट के रूप में काम कर रहा था। सामने से देखने पर सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, सभी लोग कमा रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम आखिर थी कहां? प्रॉब्लम की शुरुआत होती है लालच के साथ में। इस पूरे सिस्टम में दो बड़ी समस्याएं थी। अगर हम पहली समस्या को देखने की कोशिश करते हैं तो जब डेवलपर्स लोकल गवर्नमेंट से लैंड यूज राइट खरीद रहे थे तो इसको खरीदने के लिए वो क्रेडिटर से डेट ले रहे थे। और साथ में जब डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो वो केवल एक प्रोजेक्ट पर काम न करके एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग काम कर रहे थे और इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो क्रेडिटर से लगातार कर्ज लेते चले जा रहे थे। इस तरीके से ये कर्ज लगातार इकट्ठा होता चला गया। अगर हम दूसरी समस्या को देखने की कोशिश करते हैं तो जब डेवलपर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर देते थे और इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने से पहले ही वो कस्टमर से अप फ्रंट पेमेंट यानी कि एडवांस में ही फुल पेमेंट ले लिया करते थे। इस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले
अप फ्रंट पेमेंट भी लगातार इकट्ठा होता चला गया। तो अगर हम प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करें, इसकी दो बड़ी समस्याएं थी, अप फ्रंट पेमेंट जो कि लगातार बढ़ता गया, वहीं डेट ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक डेट ट्रैप बन जाता है और यह सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी ट्रिगर के आने का। और फिर आता है वर्ष 2020। यहाँ एक ऐसा इवेंट ट्रिगर होता है जिसके बाद पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मार्केट ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आना शुरू कर देता है। वर्ष 2020 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आती है जिसे 3 रेड लाइन पॉलिसी कहा जाता है। इसके पीछे गवर्नमेंट तर्क देती है कि डेवलपर्स के ऊपर अत्यधिक कर्ज है और इस कर्ज को कंट्रोल करने के लिए यह पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी को 3 रेड लाइन पॉलिसी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 मेजर रूल्स थे। आइए अब हम इन रूल्स को भी समझ लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि किसी भी डेवलपर का टोटल डेट उसके टोटल असेट के 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी डेवलपर का टोटल डेट उसके टोटल इक्विटी कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं जो तीसरा रूल है वो शॉर्ट टर्म डेट के बारे में बात करता है और कहता है किसी भी डेवलपर का शॉर्ट टर्म डेट उसके टोटल अवेलेबल कैश से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही रूल्स किसी भी डेवलपर के लिए फुलफिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं क्योंकि एक लंबे समय से उनका मॉडल डेट पर ही काम कर रहा था। एवरग्रांड इस रेस में सबसे आगे दिखाई देता है और इस तरीके से डेवलपर्स को बोरोइंग लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर आकर के साफ साफ कह देती है कि नो मोर इजी डेट। और इस तरीके से जो एक पूरा सिस्टम लंबे समय से डेट के ऊपर काम कर रहा था वह टूटना शुरू हो जाता है। कई डेवलपर्स को कर्ज के कारण प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और इसमें एवरग्रांड सबसे मेजर कंपनियों में से एक था। अगर हम एवरग्रांड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। इसकी शुरुआत हुई का यान ने की थी और एक समय यह चाइना के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर में से एक था। हालांकि इसका पूरा डेवलपमेंट मॉडल डेट के ऊपर आधारित था। 2020 के बाद एवरग्रांड अपने डेट के कारण कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। एक समय में इस कंपनी के ऊपर लगभग $300 बिलियन का कर्ज था। कंपनी लगातार अपने रीपेमेंट पर डिफॉल्ट करने लग जाती है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाती और 2024 में कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाता है। अगर हम $300 बिलियन को इंडियन करेंसी में समझने की कोशिश करें तो ये अमाउंट लगभग 25 से 28 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। इस अमाउंट से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि यह डेवलपर कितने बड़े कर्ज के साथ काम कर रहे थे। परंतु यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसे इस पूरी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टी डेवलपर्स के तो यह इस पूरी सिचुएशन के लिए सबसे बड़े कल्प्रिट माने जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सारी इथिकल लाइंस रेवेन्यू और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए क्रॉस कर दी थी। दूसरी अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट, इन्हें भी पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि इन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लैंड यूज राइट को बेचने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी। वहीं अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो यह भी बराबर के जिम्मेदार थे क्योंकि इन्होंने डेवलपर्स और कस्टमर्स को लगातार लोन दिया। क्रेडिटर्स कोई छोटी छोटी कंपनियां ही नहीं थी, इसमें कई बड़ी कंपनियां भी थी और वह कैपेबल थी कि वो रिसर्च कर सकें कि किस तरह के डेट का माहौल है और क्या सिचुएशन है और वो चाहती तो गवर्नमेंट को इस बारे में एक वार्निंग सिग्नल भी दे सकती थी। वहीं साथ में अगर हम कस्टमर की बात करें तो वैसे अधिकांश कस्टमर तो इस पूरी सिचुएशन के विक्टिम ही माने जाएंगे, परंतु बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी थे जो कि स्पेक्युलेटिव बाइंग कर रहे थे। वो घर सिर्फ रहने के लिए नहीं खरीद रहे थे, इसको वो एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बबल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो वर्तमान में भी जो डेवलपर्स हैं फंडिंग रेज करने में मार्केट से कई तरह के स्ट्रगल्स का सामना वो कर रहे हैं। डिमांड अभी भी कमजोर बनी हुई है। वहीं अगर हम नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देखते हैं तो इसके अनुसार वर्ष 2025 में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लगभग 14.7% की कमी आई है। वहीं सेल्स में लगभग 8% की कमी दर्ज की गई है। 70 शहरों में एवरेज नेशनल हाउस प्राइजेस में वर्ष 2025 में लगभग 2.7% की कमी आई है। वहीं जीडीपी में वर्ष 2018 में जो हिस्सा लगभग 25% हुआ करता था
वर्ष 2026 के आते आते उसकी हिस्सेदारी लगभग 13% ही रह गई है। चाइना का उदय कंक्रीट के साथ हुआ था, परंतु इस कंक्रीट में अब क्रैक आना शुरू हो गए हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये भी है, क्या चाइना दोबारा भरोसा बना पाएगा? चाइना को इस समस्या को हल करना बेहद ही जरूरी है, इससे पहले कि ये किसी अन्य समस्या को जन्म दे दे। परंतु चाइना के लिए यहाँ पर बड़ा चैलेंज ये है कि उसे भरोसा किसी और पर नहीं, अपने ही लोगों के ऊपर बनाना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।